हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर संदीप कुमार आप सभी का फिर से एक बार इंजीनियर साइनेक्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह पृथ्वी से संबंधित रहेगा कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की रेखाओं के नाम आपने सुना होगा। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, यह सब क्या होता है और पृथ्वी पर इन रेखाओं का क्या महत्व है, इन सभी को जानने का आज हम प्रयास करेंगे। तब चूंकि पहले तो देखते हैं कि इस पृथ्वी की जो आकृति होती है और किस प्रकार की आकृति इसकी होती है। अब आपने यह सुना होगा कि लोग कहते हैं कि पृथ्वी की जो आकृति होती है वह गोलाकार होती है। अब हम इसको मान लेते हैं गोलाकार होती है, लेकिन अगर वास्तव में इसकी आकृति देखा जाए तो यह इसकी आकृति जो होती है यह जियोइड के आकार की होती है। जियोइड का आकार मतलब होता है कि कहीं पे यह धंसा हुआ है तो कहीं पे उभरा हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे लोग कहते हैं कि हमारा या किसी भी व्यक्ति का जो चेहरा है या मुंह है वह गोल है। अब आप देखे होंगे कि वास्तव में अगर उससे एक व्यक्ति का चेहरा देखा जाए तो गोल नहीं होता है, क्योंकि नाक बाहर निकला हुआ रहता है, मुंह जो रहता है अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है, आंख अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है। फिर भी लोग क्या कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं कि वह व्यक्ति का जो चेहरा है वह कैसा है, गोल है। ठीक वैसे ही पृथ्वी पर भी बहुत सारे महासागर है जिसकी गहराई बहुत ज़्यादा है और पहाड़ भी है जिसकी ऊंचाई बहुत अधिक है। तो क्या करते हैं कि अगर पृथ्वी को अगर देखा जाए तो उस पर जो महासागर है वह गहरा है और पृथ्वी पर पहाड़ भी है जो क्या है, ऊंचा है। तो अगर हम क्या करें, इस पहाड़ को काट करके अगर इस महासागर के अंदर अगर भर दें तो जो पृथ्वी का आकार होगा लगभग क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम इसको समझने के लिए कि अच्छे तरीके से समझ में आए तो पृथ्वी को हम मान लेते हैं कि पृथ्वी की आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। लेकिन पृथ्वी की आकृति वास्तव में कैसी होती है, जियोइड के आकार की होती है। क्योंकि हमें पता है कि पृथ्वी के बीचों बीच जो गुजरने वाली रेखा रहती है वह विषुवत रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है दोस्तों, विषुवत रेखा होती है। ऊपर वाला भाग उत्तरी ध्रुव कहलाता है, दक्षिण वाला भाग दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। क्योंकि जानते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है वह 23.5 डिग्री एंगल पे झुका हुआ है। झुका हुआ है तो 23.5 डिग्री एंगल पे जो रेखा गुजरती है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। अब यह एंगल क्या होता है, तो यह एंगल जो होता है वह पृथ्वी भूमध्य जो रेखा होती है यानी विषुवत रेखा जो होती है उच्च अक्षांश के बीच का जो कोणीय एंगल होता है वही यह एंगल होता है 23.5 डिग्री, जिससे 23.5 डिग्री पर गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। इंग्लिश में अगर बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर विषुवत रेखा से अगर 23.5 डिग्री अगर नीचे जाएं तो आपको मिलेगा मकर रेखा, जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। यह भी इसकी भी कितनी दूरी रहती है, 23.5 डिग्री इसकी भी क्या रहती है, एंगल रहता है। अब अगर विषुवत रेखा से अगर 66.5 डिग्री अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएं तो आपको उस साइड मिलेगा आर्कटिक रेखा। कौन सी रेखा मिलेगी दोस्तों, आर्कटिक रेखा मिलेगी। अगर ठीक वैसे ही अगर विषुवत रेखा से हम 66.5 डिग्री अगर नीचे आए तो आपको अंटार्कटिक रेखा मिलेगा। कौन सी रेखा मिलेगा दोस्तों, अंटार्कटिक रेखा। अब समझने का यह प्रयास करते हैं कि यह जो रेखा है इन रेखाओं का हमारी पृथ्वी पर क्या महत्व है इसका, और इसके बीच वाले क्षेत्र में कहीं पर आपने यह सुना होगा कि कहीं पर गर्मी पड़ती है कहीं पर ठंडी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है कि एक ही समय में एक जगह गर्मी पड़ती है तो दूसरी जगह ठंडी पड़ती है, ऐसा क्यों होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब चूंकि हमारा जो सूर्य है उसकी रोशनी जो रहती है वह कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच सीधी पड़ती है, यानी यहाँ पर उसका प्रकाश जो रहता है वह अत्यधिक रहता है। अब अगर प्रकाश अत्यधिक रहेगा तो गर्मी भी क्या होगी दोस्तों, अत्यधिक होगी। इसलिए ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है, बहुत ही भयानक क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रोशनी क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादातर गर्मी ही होती है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों को, यानी हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में जो भी देश आएंगे, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो देश आते हैं उनमें भयानक क्या होती होगी, गर्मी होती होगी। ठीक वैसे ही अब सूर्य जब क्या रहता है कि कर्क रेखा पर रहता है तो कर्क रेखा के बाद वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर सूर्य की जो रोशनी पड़ती है वह तिरछी पड़ती है,
अब तिरछी पड़ेगी तो मालूम बात है कि थोड़ी सी क्या पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी। लेकिन जब वही सूर्य की रोशनी जब मकर रेखा पर सीधी पड़ने लगती है तो उस क्षेत्र में आर्कटिक और कर्क रेखा के बीच के जो क्षेत्र होता है उसमें ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से ठंडी और गर्मी दोनों पड़ती है। इसलिए कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शीतोष्ण कटिबंध। यानी शीत और उष्ण, यानी शीत और ठंडी और गर्मी दोनों पड़ती है। ठीक वैसे ही मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा, मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। क्योंकि इस क्षेत्र में भी गर्मी और ठंडी दोनों पड़ती है। कैसे गर्मी और ठंडी पड़ेगी? तो अगर मकर रेखा पर अगर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ रही है तो वहां से अगर देखा जाए तो इधर रोशनी जो पड़ेगी तिरछी पड़ेगी, यानी यहाँ पर गर्मी होगी। जब वहीं सूर्य की रोशनी कर्क रेखा पर अब सीधी पड़ती है तो वहां पर जाने के बाद इधर क्या हो जाएगी? ठंडी पड़ेगी। इसलिए इस क्षेत्र में मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच के क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ठंडी और गर्मी दोनों पड़ती है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर जब कर्क रेखा पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है तो आर्कटिक रेखा के ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है उसमें रोशनी उतनी नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से वहां पर अत्यधिक क्या पड़ता है? ठंडा पड़ता है। काहे कि सूर्य की रोशनी अगर सीधी पड़ेगी तो गर्मी पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी तो हल्का गर्मी होगा, और सूर्य की रोशनी अगर नहीं जाएगी तो क्या होगा दोस्तों? वहां पर ठंडी पड़ेगी। इसलिए ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? शीत कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शीत कटिबंध कहते हैं। ठीक वैसे ही अंटार्कटिक और दक्षिणी ध्रुव के बीच को क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? शीत कटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या पड़ती है दोस्तों? ठंडी पड़ती है। अब बताइए दोस्तों कि अगर ठंडी यहाँ पर पड़ती है तो इस क्षेत्र में जब सूर्य की रोशनी नहीं दिखाई देती है तो वहां पर दिन जो होगा वह कितने समय के लिए होता होगा? इसलिए आपने यह सुना होगा कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पर जो दिन होते हैं और 6 महीना और 6 महीना का दिन, 6 महीना का रात होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से जो रहता है इतने लंबे समय के लिए दिन और रात होता है। इसलिए आपने एक देश नाम सुना होगा, नॉर्वे। अब नॉर्वे जो है वह उत्तरी ध्रुव शीत कटिबंधीय क्षेत्र में है, इसलिए उस क्षेत्र को हम कहते हैं कि नॉर्वे में 6 मंथ का दिन और 6 मंथ का क्या होता है? रात होता है। अब यह तो देख लिए, लेकिन क्या होता है कि बड़े बड़े कुछ एग्जाम ऐसे भी होते हैं जहाँ पर क्या होता है कि पूरी डिटेलिंग में पूछता है। वो अभी पूछता है कि शीत कटिबंध में भी कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अत्यधिक ठंडा पड़ता है? क्या पड़ता है दोस्तों? अत्यधिक ठंडा पड़ता है। तब हमें पता है कि आर्कटिक रेखा और आर्कटिक रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। इसमें भी अगर हम 2 भागों में इसको भी विभाजित कर दें तो एक का अगर नीचे वाला भाग कहें तो वह आपका टैगा हो जाता है, और दूसरा आपका जो रहता है वह टुंड्रा हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? टुंड्रा प्रदेश हो जाता है। यानी अगर देखा जाए तो टुंड्रा प्रदेश में क्या पड़ती है दोस्तों? अत्यधिक ठंडी पड़ती है। हमने यह देखा कि यह किस किस प्रकार का क्षेत्र होता है, ऐसा क्यों होता है कि कहीं पे गर्मी पड़ती है और कहीं पे ठंडी क्यों, यह तो समझ लिए। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो पेड़ पौधे उपस्थित होंगे इस क्षेत्र में वह किस प्रकार के पेड़ पौधे होंगे। अब पता है दोस्तों कि जब सूर्य की रोशनी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में अगर सीधी पड़ती है तो वहां पर जो उसका प्रकाश होगा उस प्रकाश की वजह से जो वहां पर नदियां रहती है उस नदियां से वाष्प बहुत बड़ी मात्रा में, अधिक मात्रा में क्या होगा? बनेगा। और जितना ज्यादा वाष्प बनता है उतना ही क्या बनते हैं दोस्तों? बादल बनता है। अब बादल अधिक बनेगा तो वर्षा भी क्या होगी दोस्तों? अधिक होगी। अब पता है कि पेड़ पौधों के लिए क्या चाहिए? एक तो उसके लिए क्या चाहिए दोस्तों? तो उसके लिए धूप चाहिए, अत्यधिक धूप चाहिए। ये धूप अगर मिलेगा तो अच्छा खासा विकसित हो पाएगा। साथ साथ में अगर पानी की भी सुविधा अगर उसको अच्छी मिले तो वह पेड़ पौधे जो रहेंगे अच्छे तरह से क्या हो पाएंगे? विकसित हो पाएंगे। अब दोस्तों पता है कि ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य की रोशनी क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वहां पर पेड़ पौधे जो होंगे उसको पूरी तरह से क्या मिलेगी? धूप मिलेगा। और जितना ज्यादा धूप मिलेगा उतना ही ज्यादा क्या बनेगा दोस्तों? वाष्प बनेगा, और वाष्प बनेगा तो उतना ही अधिक मात्रा में क्या होती है? वर्षा होती है। इसलिए इस क्षेत्र में प्रत्येक दिन क्या होती है दोस्तों? बारिश होती है। अब बारिश भी मिल गया, पानी भी मिल गया, धूप भी मिल गया, इसी वजह से पेड़ पौधे जो इस क्षेत्र में होते हैं वह काफी बड़े बड़े होते हैं, और उसके पत्ते जो रहते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? चौड़े चौड़े होते हैं।
अब ऐसे क्षेत्र में अब बड़े पेड़ क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, चौड़े चौड़े होते हैं। अब यह देख लिए कि ऐसा वातावरण जो रहता है क्यों पड़ता है। साथ साथ में अगर हम देखें अपने ही क्षेत्र में, तो हमारा जो भारत देश है वह आधे जो है वह कर्क रेखा, भारत देश के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है उसे कर्क रेखा, यानी आधा क्षेत्र जो है वह ऊपर की तरफ है और आधा क्षेत्र जो है वह नीचे की तरफ है। अब हम देखेंगे कि भारत का दक्षिण वाला जो साइड है वह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, यानी हम कह सकते हैं कि केरल और तमिलनाडु ऐसे राज्य होंगे जहाँ पे क्या पड़ती है, अत्यधिक गर्मी पड़ती है। और वहीं अगर उत्तर की तरफ बात करें तो उत्तर में आपका जम्मू कश्मीर आ जाता है। अब यह जो है वह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यानी ठंडी भी पड़ती होगी। इसलिए एक ही समय में दक्षिण साइड भारत की अगर बात करें तो दक्षिण साइड गर्मी पड़ती है और उसी समय उत्तर साइड क्या पड़ती है दोस्तों, ठंडी पड़ती है। अब यह क्षेत्र रहता है कैसा, किस प्रकार का क्षेत्र होता है, ऐसा वातावरण का प्रभाव होता है, यह समझ लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लासेज में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।